गुड मॉर्निंग भैया बहन, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है ना? आज मैं आपको आपकी कक्षा सप्तम के इतिहास का पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ। अभी तक पाठ 2 में हमने पढ़ा उत्तर भारत के नए शासक राजा और उनके राज्यों के बारे में पढ़ा। पाठ 3 में आज हमको दक्षिण के राज्यों के बारे में आपको बताऊंगी। दक्षिण के राज्य क्या पढ़ाऊंगी? दक्षिण के राज्य। ये दक्षिण के राज्य, उत्तर के राज्य के बारे में तो मैंने पढ़ा, तो अब दक्षिण के राज्य के हम बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि मध्यकाल में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों के बीच काफ़ी निकट संपर्क, आपस के लोगों के बीच काफ़ी निकट का संपर्क स्थापित हुआ। तो आखिर एकाएक क्या परिवर्तन हुआ कि उन लोगों के बीच निकट संपर्क कैसे स्थापित हुआ? इसके कारण क्या थे? क्या इसमें इतनी बदलाव आई? इतना बदलाव कैसे आया? तो उन्हीं कुछ बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो उत्तर और दक्षिण, इसके 2 प्रमुख कारण कि उत्तर और दक्षिण भारत के राजा जो थे, शासक जो थे, उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उत्तर के शासक ने दक्षिण का रुख लिया। विंध्य पर्वत को पार कर दक्कन की ओर, दक्षिण के राज्यों की ओर रुख किया, और दक्षिण के शासकों ने भी उत्तर भारत की ओर रुख किया, यानी विंध्य पर्वत को पार किया। यानी उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों के बीच संपर्क स्थापित होने का एक प्रमुख कारण यह था कि उत्तर और दक्षिण भारत के राजाओं के साम्राज्य विस्तार के कारण विंध्य पर्वत का पार करना। दूसरा एक और प्रमुख कारण कि शंकराचार्य की बात भी मैंने बताई थी कि शंकराचार्य तथा कुछ अन्य संतों के द्वारा पूरे देश की यात्रा करना, अपने उपदेशों को फैलाना, और दक्षिण के शंकराचार्य उत्तर तक भी आए, उत्तर के भी संत जन दक्षिण गए, भक्ति आंदोलन इसी दौरान फैला। तो इस कारण भी लोग उत्तर और दक्षिण के लोगों के बीच संपर्क स्थापित हुआ। शंकराचार्य के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो कि 9वीं शताब्दी के आरंभ में ही शंकराचार्य द्वारा शंकराचार्य ने अपने उपदेशों के केंद्र के रूप में उन्होंने 4 स्थान का क्या किया? चयन किया, और इन 4 स्थानों पर हमारे उपदेश का केंद्र होंगे। यहाँ से लोगों को, स्थानीय लोगों को, उस इलाके के, उस क्षेत्र के लोगों को उनके उपदेश का प्रचार प्रसार हो, लोग उनका पालन करें। इसके लिए 4 केंद्र, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूरब में पुरी और पश्चिम में द्वारिका, इन 4 स्थानों पर 4 मठों की स्थापना हुई। ये तो मुख्य कारण थे उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों के बीच संपर्क स्थापित होने का। अब हम दक्षिण के कुछ शासकों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, यानी 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के भारत के बारे में कुछ हम जानेंगे। सबसे प्रथम थोड़ी चर्चा कर लें, जिसके बारे में पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि कांची के पल्लव शासक, पल्लव के मूल कहाँ था इनका, इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन इनका लगातार दक्षिण के ही शासक चालुक्यों, पांड्य, चेरों और चोलों के साथ संघर्ष चलता ही रहा। प्रमुख पल्लव शासक में महेंद्र वर्मन, जिन्होंने 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक शासन किया, काफी प्रसिद्ध रहा। महेंद्र वर्मन का उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन हुआ।
नरसिंहवर्मन के शासनकाल में कांची, नरसिंहवर्मन कहिए, जिसने उसके बाद उनका पुत्र नरसिंहवर्मन के बाद राजसिंहवर्मन हुए थे। तो पल्लव, नरसिंहवर्मन या महेंद्रवर्मन नहीं कहें, यह पल्लवों के शासनकाल में कांची जो था वह हिंदू संस्कृति, धर्म तथा बौद्ध धर्म की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना। पल्लव शासक कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। उनकी स्थापत्य कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। महाबलीपुरम का रथ मंदिर हो या महाबलीपुरम का समुद्र तट का मंदिर, संरचित मंदिर, वह उत्कृष्ट स्थापत्य कला का उदाहरण है। बाद के पल्लव शासक उतने योग्य न रहे और बाद में वह चोलों के द्वारा पराजित कर दिए गए। यह पल्लवों के बारे में सामान्य जानकारी हमने यानी। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक प्रमुख वंश, चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो तंजावुर के थे। इनकी राजधानी तंजावुर। इन्होंने 846 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक चोलों का शासन इनका रहा। चोल, जो तंजावुर के चोल, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो तंजावुर के चोलों का शासनकाल कब रहा? 1200 तंजावुर के चोल, ये 647 ईस्वी से लेकर 1279 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ये दरअसल पल्लवों के सामंत हुआ करते थे। चोल शासक पल्लवों के सामंत हुआ करते थे। 846 ईस्वी में विजयालय नामक एक सामंत ने उसने विद्रोह कर दिया और चोल वंश की स्थापना की। यानी चोल वंश का संस्थापक कौन हुआ? विजयालय। पल्लवों का ही सामंत थे और तंजावुर को उसने अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद उसका पोता परंतक प्रथम हुआ, जिसने 907 ईस्वी से 955 ईस्वी तक शासन किया। उसने पांड्य शासकों को हराकर उसकी राजधानी पर भी कब्जा कर लिया। किसने? परंतक प्रथम ने पांड्यों की राजधानी पर कब्जा भी अपना कर लिया। अब इसके बाद उसका पुत्र राजराज प्रथम 985 ईस्वी में से लेकर जिसने 1014 ईस्वी तक शासन किया, उसने संपूर्ण दक्षिण भारत, श्रीलंका और अन्य निकटवर्ती द्वीपों पर भी अपना अधिकार जमा लिया। उसके समय में पूरा चोल साम्राज्य चोल मंडल के नाम से जाना जाने लगा। वह राजराज प्रथम एक महान विजेता ही नहीं, एक सक्षम प्रशासक तथा कला और साहित्य का भी महान संरक्षक था। आज हम चोलों के बारे में संक्षिप्त जानकारी केवल राजराज प्रथम तक पढ़े हैं, इतनी बातें जाने हैं। अगली कक्षा में हम लोग महान चोल शासक राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम बोलिए या राजेंद्र चोल के बारे में अगले दिन पढ़ेंगे, जिन्होंने 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक शासन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।